की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार थमती नजर नहीं आ रही है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो 121 मौतों से हड़कंप मच गया। सख्ती है लेकिन उसके बावजूद भी लापरवाही जारी। पिछले 24 घंटे में 6,746 नए मरीज सामने आए हैं। देश भर में 90,95,000 से ज्यादा लोगों के कोरोना संक्रमित होने की बात सामने आई है और इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इस पर चर्चा कर सकते हैं और मुमकिन है कि कुछ राज्यों में दोबारा लॉकडाउन लगाया जा सकता है। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र में फिर से लॉकडाउन लग सकता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अजीत पवार ने इसके संकेत दिए हैं। लॉकडाउन पर अगले 8 से 10 दिन में फैसला आ सकता है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। उप मुख्यमंत्री जो हैं अजीत पवार, उनकी ओर से ये संकेत यहां पर दिए गए हैं कि लॉकडाउन जो है उस पर फैसला लिया जा सकता है। और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर केजरीवाल सरकार जो है वो अब बेहद सतर्क हो गई है। सरकार ने दिल्ली और केंद्र के अस्पतालों में आईसीयू बेड की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसका कहर और ज्यादा बड़ा हो रहा है और इसी के चलते अब बेड्स की किल्लत महसूस हो रही है। इसी वजह से कहीं ना कहीं जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और दिल्ली गवर्नमेंट है, उन्होंने प्राइवेट अस्पतालों में और जो गवर्नमेंट अस्पतालों में बेड्स हैं उनकी गिनती और ज्यादा बढ़ा दी है। अभी मैं आरएमएल यानी राम मनोहर लोहिया अस्पताल के बाहर खड़ा हूं। ये शायद दिल्ली के सबसे बड़े और सबसे पहले कोरोना वायरस हॉस्पिटल्स में से एक है और यहाँ पे अगर बात करें तो आईसीयू बेड्स जो है वो 286 हैं और जिसमें से ओनली 133 यानी 133 ही अभी खाली हैं। तो हाफ से भी ज्यादा बेड्स आईसीयू वाले बेड्स यहाँ पे कवर हो चुके हैं और इसी तरीके से बाकी बहुत सारे अस्पताल हैं जिसमें बेड्स कवर हो रहे हैं, जिसमें बेड्स की अभी एक वेटिंग लिस्ट चल रही है और ये बढ़ता ही रहेगा ये दिक्कतें, क्योंकि दिल्ली में कोरोना वायरस के केसेस अब और ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। और इन्हीं किल्लतों को देखते हुए अब दिल्ली सरकार ने भी एक नया रूल ला दिया है कि जितने भी लोग मास्क नहीं पहनेंगे, जितने भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन करेंगे, मास्क ना पहनने के लिए 2,000 रुपए का फाइन कर दिया। पहले 500 रुपए का फाइन था, अब ऑन द स्पॉट 2,000 रुपए का फाइन कर दिया। तो इस तरीके से बहुत सारे नए रूल्स लाए जा रहे हैं, बहुत सारे अलग डिफरेंसेस लाए जा रहे हैं, पर दिल्ली में जो कोरोना वायरस का कहर है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही देखा जा रहा है। और यहाँ की अगर हम बेड्स की स्थिति देखें तो आप यहाँ देख पाएंगे कि कोविड-19 बेड्स जो है वैकेंसी के नंबर्स हैं। 109 ऑक्सीजन बेड्स अवेलेबल हैं जो वार्ड के नॉर्मल बेड्स होते हैं और आईसीयू बेड सिर्फ एक ही अवेलेबल बचा है। उसमें से कोविड-19 सस्पेक्टेड जो बेड्स है जिनका रिपोर्ट अवेटेड है उसमें से 18 बेड्स बची है और उनके लिए भी आईसीयू बेड अब एक ही बचा है। तो कहीं ना कहीं बेड्स की बहुत ज्यादा किल्लत महसूस हो रही है और इसी को देखते ही सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली सरकार ने अब ऐसी बातें शुरू कर दी है कि प्राइवेट अस्पतालों में बेड्स के नंबर्स बड़ी ज्यादा करने की बात करने लगे हैं। अब दिल्ली सरकार ने ये बात करने लगे हैं कि कैसे यहाँ पे लोगों को और बेड्स दिलाए जाए, कैसे और सेंटर्स बनाए जाएं जहाँ पे लोगों को बेड्स प्रोवाइड किया जाए। तो आरएमएस हॉस्पिटल में भी अगर ये हालत हो, जो दिल्ली के शायद एक सबसे बड़े हॉस्पिटलों में से एक है और सरकार के अस्पतालों में से एक है, तो उसमें अगर इतनी बड़ी दिक्कत हो तो बाकी हॉस्पिटलों में क्या ही हालत होगी ये आप सोच सकते हैं। कैमरा पर्सन जना के साथ मैं आदित्य नायर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। लक्ष्मीनगर दिल्ली के भीड़ भाड़ इलाके में शुमार करता है। वहां पर देखिए मास्क पहनने को लेकर कितना लोग जागरूक हैं। हमारे संवाददाता आदित्य नायर की इस रिपोर्ट में समझिए। कोरोना वायरस के केसेस को देखकर दिल्ली सरकार ने एक नया नियम लागू किया। उस नियम के तहत जो दिल्ली में जितनी भी जनता है अगर वो मास्क ना पहने तो उनका फाइन 500 रुपए से बढ़ाकर 2,000 रुपए कर दिया गया है। और इसी का रियलिटी चेक करने के लिए इंडिया न्यूज यहाँ लक्ष्मीनगर के मार्केट पहुंचा है। इंडिया न्यूज का रियलिटी चेक और हम देखते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी भीड़ है और कौन कौन लोग यहाँ पे मास्क पहन रहे हैं और कितने ऐसे लोग हैं जो मास्क नहीं पहन रहे। अभी तक हमें यही देखने को मिल रहा है कि लोगों ने इस नए रूल के लागू होने के चक्कर में मास्क जरूर पहनना शुरू किया। कुछ व्यक्ति आपको दिखेंगे जिन्होंने मास्क अगर अपने नाक को ढंग से कवर नहीं किया हो, या कुछ व्यक्ति आपको ऐसे भी दिखेंगे जिन्होंने मास्क ढंग से पहना भी ना हो, पर ज्यादातर लोग जो है कहीं ना कहीं इस नए रूल को देखते हुए, उससे डरते हुए, उससे सतर्क होते हुए मास्क जरूर पहन रहे हैं। यहाँ पे भीड़ ज्यादा है और यही देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे लोग काफी आ जा रहे हैं, काफी आवागमन है और इस टाइप की जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना काफी हद तक मुश्किल हो जाता है। एक और बार मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि आपको दृश्य दिखाते रहें कि यहाँ पे जितने भी लोग आ जा रहे हैं, क्या इनके पास मास्क है। ये गाड़ी जैसे निकलेगी, इसके पीछे काफी सारे लोग हैं, हम देख लेंगे कि क्या इन्होंने सबने मास्क पहना है। गाड़ी में जितने लोग हैं, हाँ, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि लोगों ने मास्क पहनना शुरू किया है।
लोगों में डर जरूर है। यहाँ पे एक बाइक वाले आए हैं जो यहाँ पे शायद मास्क इन्होंने ढंग से नहीं पहना है, इनको भी हम कहेंगे कि ये अपने मास्क ढंग से पहने। सर अपना मास्क ठीक कर लीजिए सर। तो बाकी आप देख पाएंगे कि एक एक करके ज्यादातर जितने भी लोग हैं वो मास्क पहन रहे हैं। और जो नया जो नया नियम लागू किया गया है, जितने लोगों का टेंशन था कोरोना वायरस फैलने का, जितनी मतलब यहाँ पे लोगों में कोरोना वायरस की एक लहर दौड़ रही थी, उससे बचाव के लिए सबसे बड़ा उपयोग जो है, जो मास्क जिसे माना जाता है, वो यहाँ पे पहना जा रहा है। कैमरा पर्सन जेना के साथ मैं आदित्य नायर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। बढ़ते आगे 3 तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। ये आपको डराने के लिए नहीं बल्कि बड़े खतरे से आगाह करने के लिए हैं। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बाजार में आप भीड़ दे सकते हैं, लापरवाही लोग कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को कोई फॉलो नहीं कर रहा है और लगातार कोरोना से हो रही मौतों की वजह से शमशान घाट पे जगह की कमी हो गई है। सैकड़ों दर्जनों जो लाशें हैं एक साथ कुछ कुछ दूरी पर जलाई जा रही हैं। ये तस्वीर बेहद डराने वाली है और इसकी वजह हमारी और आपकी लापरवाही है। तमाम सरकारी गाइडलाइंस के बावजूद, एहतियातों के बावजूद हम ना तो कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे हैं। और अब रुख इस वक्त की बड़ी खबर का करते हैं। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो एक अहम बैठक कल करने जा रहे हैं। इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। सुबह 10 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होगी और इस बैठक में दोबारा लॉकडाउन लगाने पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से अलग अलग राज्यों में कोरोना की संख्या बढ़ी है, मरीजों की संख्या बढ़ी है, मौतों की संख्या बढ़ी है, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको रिव्यू करने जा रहे हैं कि क्या दोबारा राज्यों में लॉकडाउन लगेगा। हालांकि कुछ मुख्यमंत्रियों का यह कहना है कि लॉकडाउन से आर्थिक नुकसान होता है, लेकिन कोरोना जिस तरह से पैर पसार रहा है, ये बेहद जरूरी हो गया है कि पूरे मामले को रिव्यू किया जाए। कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार के आदेश के बाद सरोजिनी नगर इलाके में सफाई अभियान चलाया गया है। सरोजिनी नगर बाजार से रेडी वालों और ठेलों वालों को हटाया गया है। डीएमसी ने बाजार से भीड़ भाड़ कम करने के लिए यह कार्रवाई की है। तो सरोजिनी नगर में भीड़ भाड़ देखिए बहुत ज्यादा होती है। त्योहारों का जब वक्त था तो मतलब पैर रखने तक की जगह नहीं थी और इसी वजह से अभी की अगर मौजूदा स्थिति की बात करते हैं तो जो रेडी पटरी वाले वहां पर हैं उनको हटाने का काम यहां पर किया जा रहा है ताकि भीड़ भाड़ वहां पर कम हो सके। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है उसका रुख कर लेते हैं। आज से बिहार विधानसभा सत्र का आगाज होने जा रहा है। नीतीश कुमार को घेरने का विपक्ष ने प्लान बनाया। देखिए 23 नवंबर से 27 नवंबर तक सत्र चलेगा। 25 नवंबर को नए अध्यक्ष का चुनाव होना है और जिस तरह से कैबिनेट से पहले ही नीतीश सरकार के मंत्री मेवालाल ने इस्तीफा दिया है, विपक्ष ने यह प्लान तय कर लिया है कि जैसे ही विधानसभा सत्र शुरू होगा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नीतीश को घेरेंगे और 23 नवंबर से 27 नवंबर के बीच ये चलेगा। 25 नवंबर को नए अध्यक्ष का चुनाव होना है। एक और बड़ी खबर का कोरोना संकट के बीच अमेरिका से अच्छी खबर आई है। अमेरिका में दिसंबर में टीकाकरण की शुरुआत हो सकती है। 11 या 12 दिसंबर से टीकाकरण करने की प्लानिंग है। अमेरिकी दवा कंपनी जो फाइजर है उन्होंने वैक्सीन बनाई है और अब दिसंबर में टीकाकरण शुरू किया जा सकता है अमेरिका में। ये एक अच्छी खबर है। इन तमाम डराने वाली खबरों के बीच में जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है और अमेरिका में तो देखिए हालात बहुत ज्यादा खराब। 1,30,000 से ज्यादा लोगों की जान वहां पर जा चुकी है और इसी बीच अमेरिकी कंपनी फाइजर ने जो वैक्सीन बनाई है उसका टीकाकरण दिसंबर में शुरू हो सकता है। बढ़ते अगली खबर की ओर। गुजरात सरकार के एक अहम फैसले के बारे में आपको हम बताते हैं। आज से 4 शहरों में नाइट कर्फ्यू लागू हो रहा है। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट में यह कर्फ्यू लागू होगा। सख्ती के बावजूद लोग लगातार कोरोना पॉजिटिव निकल रहे थे, इसकी वजह से रूपाणी ने यह फैसला किया, जो सीएम है गुजरात के, कि अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट में कर्फ्यू लगाया जाएगा। ये इसलिए भी जरूरी हो गया था क्योंकि जिस तरह से त्योहारों के बीच बाजार में भीड़ बढ़ी थी, उसके बाद कोरोना की जो संख्या है लगातार उसमें इजाफा हुआ था। इसके बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। दिवाली के त्यौहार के बाद जिस तरह से कोरोना के केसेस में उछाल आए हैं गुजरात में और जिस तरह से गुजरात में दिवाली के त्यौहार के दौरान लोग लापरवाही से बाहर निकल के खरीदारी कर रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहे थे, मास्क नहीं पहन रहे थे और उसके चलते ये जो कोरोना के पॉजिटिव केसेस है वो बढ़े और जिसके चलते अहमदाबाद महानगर पालिका और राज्य सरकार ने
गुजरात के अहमदाबाद शहर में शुक्रवार रात को 9 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक का यानी कि 57 घंटों का कर्फ्यू लगा दिया गया है। और इसके चलते दूसरे 3 महानगर सूरत, वडोदरा और राजकोट में भी नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। तो अहमदाबाद में जिस तरह से शुक्रवार को रात को 9 बजे कर्फ्यू लगाया गया, उससे पहले जो हालात थे यहाँ पर, जिस तरह से लोग खरीदारी के लिए मार्केट में आए थे, और आज ये पूरा मार्केट जो है वो सुनसान दिख रहा है, पूरी सड़कें भी सुनसान दिख रही है। और जिस तरह से यहाँ पर पूरा दिन हल्ला गुल्ला रहता था, ट्रैफिक भी हैवी रहता था, लेकिन आज तो पिछले 2 दिन से कर्फ्यू होने के कारण यहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ है। और जिस तरह से यहाँ पर लोग आने से भी कतरा रहे, अभी पुलिस भी रोक रही है और पुलिस भी छानबीन करके ही उन लोगों को आने जाने की परमिशन दे रही है। अभिजीत भट्ट, इंडिया न्यूज, अहमदाबाद। मेरठ और आसपास के जिलों में कोरोना वायरस अब तेजी के साथ फैलने लगा है। मेरठ में ठंड बढ़ने के साथ ही मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। ऐसे में सावधानी बरतने की बेहद जरूरत है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन जो है देखिए पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। मेरठ दिल्ली बॉर्डर पर कोरोना टेस्ट शुरू किए जा रहे हैं। अभी जो कोरोना के केसेस की जो संक्रमण बढ़ने का है, इसको हम लोग लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। यही पाया गया है कि पूरे मेरठ जनपद की भौगोलिक क्षेत्र में हम देखेंगे कि तो मुश्किल से 15% ऐसी क्षेत्र है वहीं से ज़्यादा केसेस निकल रहा है। खासतौर पे जो पुलिस लाइन अर्बन हेल्थ पोस्ट है, यहाँ ये जो न्यू मोहनपुरी कॉलोनी है, वेस्ट कचेरी रोड है, और दूसरा राजेंद्र नगर में सेक्टर 2 शास्त्री नगर है जो आपका सेंट्रल मार्केट वाला एरिया है। और इसी तरह का हर पीएचसी में हम लोगों ने जगह को चिन्हित किए हैं। तो ये मुश्किल से मेरठ की पूरे जनपद के 15% ऐसी एरिया है। तो यहाँ हम लोगों ने अतिरिक्त मानव संसाधन उपलब्ध कराए हैं, वहाँ फोकस्ड रूप से सर्वेलेंस की कार्रवाई करने के लिए। और आइए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। देश भर खासकर दिल्ली एनसीआर में कोविड महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच कोरोना रिपोर्ट का गोरख धंधा भी चल पड़ा है। आपको विदेशी जाना हो लेकिन आप कोरोना पॉजिटिव हो तब भी चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि आपको 2 से 5 हजार रुपए में कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट मिल जाएगी। वहीं दफ्तर से छुट्टी लेने के लिए आपको कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट भी मिल जाएगी। और ये गोरख धंधा चल रहा है साइबर सिटी गुरुग्राम में। महज 2 से 5 हजार रुपए में कोरोना जांच की मनमाफिक रिपोर्ट। जैसी जरूरत कोरोना की वैसी रिपोर्ट। बस चले जाइए गुरुग्राम के सैनी खेड़ा में। तस्वीरों में दिख रही ये दुकान दरअसल एक लैब है। यहीं से चलता था कोरोना रिपोर्ट का गोरख धंधा, जिसका खुलासा सीएम फ्लाइंग टीम और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने किया। मानवता से खिलवाड़ कर रहे थे ये दोनों आरोपी। दिल्ली की डायनेक्स डायग्नोस्टिक एंड पैथ लैब के नाम पर रिपोर्ट बनाते थे। आज एक गुप्त सूचना सीएम फ्लाइंग स्क्वाड गुड़गांव को प्राप्त हुई, जिसके अंदर ये प्राप्त हुआ कि भाई कोविड की नकली टेस्ट रिपोर्ट जनरेट की जा रही हैं और जिसके कारण लोग बाहर, जो विदेश लोग जा रहे हैं, वो नकली कोविड की रिपोर्टें बनवा के बाहर जा रहे हैं। सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने सिविल सर्जन गुरुग्राम से संपर्क साधा और एक टीम का गठन किया गया, जिसमें मैं ड्रग कंट्रोल ऑफिसर गुरुग्राम व डॉक्टर वैशाली हमारे जो मेडिकल ऑफिसर हैं उनका गठन किया गया, जिसके मद्देनजर हमने फिर एक डिकॉय ऑपरेशन आज किया है। ये मेडिकार्ट्स करके एक लेबोरेटरी है जो यहाँ सेक्टर 30 एरिया के अंदर जहाँ एक दुकान खुली हुई थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लैब चलाने वाले इन दोनों आरोपियों में से किसी को भी कोरोना का सैंपल लेना तक नहीं आता। बावजूद इसके दोनों ने 1000 से ज्यादा लोगों को पॉजिटिव होने के बाद भी कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दे दी। वहाँ पे हमने एक नकली ग्राहक बना के भेजा, जिसने जाके कहा कि भाई मुझे एक पॉजिटिव की रिपोर्ट चाहिए, मुझे छुट्टी चाहिए इसलिए। तो जिसने 1400 रुपये मांगे और एक पॉजिटिव की रिपोर्ट बना के दी ब्लड सैंपल लेके। तो जब हमने इसको इन्वेस्टिगेट किया तो हमें पता चला कि यहाँ से ये लोग पॉजिटिव रिपोर्ट चाहिए तो पॉजिटिव, नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए तो नेगेटिव। दिल्ली की एक लैब है डायनेक्स लैब, जिसकी ये रिपोर्ट नकली बना कर दिया करते थे। पुलिस ने गुरुग्राम सेक्टर 40 थाना में केस दर्ज कर दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ चल रही है। लेकिन इस गोरख धंधे के खुलासे ने एक बार फिर साबित कर दिया, मानवता चाहे लाख खतरे में हो, पैसे के लालची लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन लोगों ने कोरोना पर रोकथाम की सरकार की तमाम कोशिशों पर पानी फेर दिया है। और वहीं पंजाब में पराली जलाने का सिलसिला नहीं थम रहा है। ये तस्वीरें हम आपको जो दिखाएंगे वो लुधियाना के बड़वाल गांव की हैं।
पंजाब में प्रशासन की सख्ती के बावजूद किसान पराली जला रहे हैं। किसानों का कहना है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम एकदम असहाय हैं, सरकारी मजबूरी नहीं समझती, हमारे पास पराली जलाने के सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं। सरकार कहती है आग मत लगाओ, हम इससे बहुत तंग हैं। ज्यादा सरकार को मुआवजा देना चाहिए, 2000, 2500, 3000 किले का देना चाहिए, तभी तो हम बंद कर देंगे। नहीं तो हम इसको और कोई मजबूरी इसकी हमारी बहुत है भी, ये तो आग लगानी चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज गौ संरक्षण और गौ संवर्धन के लिए हाल ही में गठित की गई गौ कैबिनेट की पहली बैठक बुलाई। गौ कैबिनेट की बैठक भोपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई। बैठक के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पशुओं से संबंधित विभागों के मंत्री और प्रमुख सचिव मिलकर गौरक्षा और संवर्धन के लिए काम करेंगे। चले बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने शिवराज सरकार की गौ कैबिनेट की आलोचना की है। उन्होंने पूछा कि क्या गौ कैबिनेट में युवाओं को रोजगार देने की बात होती है। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी की राज्य सरकारें गाय के नाम पर महज राजनीति कर रही हैं। आप जो बनाते बना लीजिए। बीजेपी से हमारा एक ही सवाल है कि आपने जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉकडाउन किया, अनटाइमली किया, जिससे भारत के करोड़ों गरीबों की नौकरियां जा चुकी हैं। नौकरियां कब देंगे? नौकरियां बताइए, आप किसको नौकरियां देने वाले हैं? अब तक कितने नौकरियां आपने दी हैं? जो बेरोजगार हो चुके हैं 8-9 करोड़ लोग, आप बताइए इनका रोजगार क्या होगा? आप ही की मीडिया फ्रेटर्निटी में लोगों का ले ऑफ हो रहा है, उनको क्या करने वाले हैं? देंगे क्या? उनको भी कैबिनेट में जगह देंगे? उस कैबिनेट में बिठाएंगे लाके उन लोगों को? ये देश के सामने अहम सवाल है जिसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। सर, हमारे फोर्सेस ने टेररिस्ट। और वहीं राजस्थान के चूरू जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक गौशाला में अचानक 80 गायों की मौत हो गई है। इस घटना से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं दोपहर बाद मरने वाली गायों की संख्या बढ़कर 94 पहुंच गई। इससे पहले गायों की मौत की सूचना के बाद मौके पर आला अधिकारी पहुंचे, मामले की जांच शुरू कर दी है। सरदार शहर के तहसीलदार कतेंद्र कंवर ने कहा कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इतनी सारी गायों की मौत विषाक्त चारा खाने या किसी बीमारी से हुई है, इस बारे में पता लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारण स्पष्ट हो जाएंगे। जो है वो अब तक उनकी डेथ हो चुकी है और चारे के, पानी के और इनके रैंडम पीएम के बाद इनके विसरे सब सैंपल जो है वो जार बंद करके और जांच के लिए भिजवाए जा रहे हैं। जांच आने के बाद ही कोई ऑथेंटिक कारण हम आपको बता पाएंगे। किस प्रकार का इलाज चल रहा है यहाँ पे? यहाँ 6 डॉक्टर्स की जो टीम है वो लगी हुई है, चूरू की, आसपास के डॉक्टर्स की और बीकानेर डॉक्टर की जो टीम है, इस रेंज की सबसे बड़ी टीम, वो भी यहाँ पहुँच रही है। अभी कुछ ही देर में पहुँच जाएगी। उसके बाद जो है वो लोग जो हैं वो भी इनका अभी 50 गायों का उपचार चल रहा है, जो जिनमें अच्छी रिकवरी है। और अगली खबर का रुख करते हैं। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई की हाल में कुछ खास सुधार नहीं हुआ है अभी तक। तरुण गोगोई की हालत को लेकर जीएमसीएच गुवाहाटी के सुपरिटेंडेंट ने बताया कि उनकी स्थिति बेहतर होने की उम्मीद जरूर है। फिलहाल उनको डायलिसिस पर रखा गया है। वहां के डॉक्टर एम्स के डॉक्टर्स के संपर्क में है। कोरोना संक्रमण से उबरने के बाद अस्पताल से छुट्टी मिलने 9 दिन के बाद असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई को दोबारा अस्पताल में भर्ती कराएगा, जहां वो अभी वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। से रुख कर लेते हैं बड़ी खबर का। भारती और हर्ष की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। 4 दिसंबर तक कोर्ट ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इनके घर से गांजा बरामद हुआ था। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। कल कोर्ट में यहाँ पर मुंबई किला कोर्ट में पेशी यहाँ पर की गई थी, जिसके बाद 4 तारीख तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। कल ही यहाँ पर जमानत अर्जी जो है वो दायर की गई थी दोनों की ओर से। आज इस पर सुनवाई यहाँ पर होने जा रही है। अब देखना ये होगा वाकई में इन दोनों को जमानत यहाँ पर कोर्ट की ओर से दी जाती भी है या नहीं, क्योंकि यहाँ गांजा जो है घर से बरामद किया गया। एनसीबी देखिए छापेमारी करने के लिए परसों वहां पर पहुंची थी। घंटों लंबी पूछताछ हुई और उसके बाद गिरफ्तारी और अब न्यायिक हिरासत।
ड्रग्स केस में कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। भारती और हर्ष को मुंबई के किला कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा। कोर्ट से एनसीबी ने भारती के पति हर्ष की रिमांड मांगी थी, लेकिन उसको कामयाबी नहीं मिल पाई। दोनों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। दोनों ने जमानत याचिका दायर की, जिस पर आज अहम सुनवाई होगी। ड्रग्स केस में घंटों की छापेमारी और तलाशी के बाद एनसीबी ने भारती सिंह को शनिवार को गिरफ्तार किया था। इसके बाद देर रात उनके पति हर्ष की भी गिरफ्तारी की गई। भारती और हर्ष ने गांजा पीने की बात पूछताछ में कबूल कर ली है। सर फाइनली कितने दिन के लिए रिमांड? 7 दिन के लिए मांग रहे हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच। ड्रग्स कनेक्शन में फंसे इस कॉमेडी कपल के इन दिनों ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे। छोटे पर्दे की कॉमेडी क्वीन भारती सिंह और उनके पति और राइटर हर्ष लिम्बाचिया को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। भारती और हर्ष को एनसीबी ने प्रतिबंधित ड्रग्स रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था। शनिवार को एनसीबी ने भारती और हर्ष के घर और दफ्तर पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी में भारती के घर से एनसीबी को 86.5 ग्राम गांजा बरामद हुआ। घर से एलएसडी भी बरामद होने की बात कही गई। आमतौर पर बॉलीवुड में नशे के लिए एलएसडी पेपर का इस्तेमाल होता है। घर में नशे की कुछ दवाएं भी बरामद हुई हैं। ये तस्वीर उस वक्त की है जब भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया एक साथ ड्रग्स से जुड़े एनसीबी के सवालों का जवाब देने के लिए मुंबई के नारकोटिक्स दफ्तर पहुंचे थे। इंडिया न्यूज के पास भारती और हर्ष से हुई पूछताछ की एक्सक्लूसिव जानकारी भी है। सूत्रों के मुताबिक दोनों से पूछा गया, ड्रग्स कहां से आया, पेमेंट कैसे किया गया, खुद लेकर आए या किसी ने पहुंचाया, ड्रग्स किसी पार्टी के लिए थे या फिर खुद के लिए, क्या इंडस्ट्री में कोई और भी ड्रग्स लेता है, ड्रग पेडलर्स के संपर्क में कैसे आए। इससे पहले एनसीबी ने मुंबई के खारदांडा इलाके में छापे मारे। वहां से एनसीबी को एलएसडी और गांजा समेत कई प्रतिबंधित ड्रग्स बरामद हुए और 21 साल के तस्कर को पकड़ा भी गया था। इस तस्कर से पूछताछ में एनसीबी को भारती के ड्रग्स कनेक्शन का पता चला, जिसके बाद एनसीबी ने भारती को पहले पूछताछ के लिए एनसीबी दफ्तर बुलाया। भारती और हर्ष करीब 2 बजे एनसीबी दफ्तर पहुंचे। भारती से 3.5 घंटे पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। हर्ष से एनसीबी ने पूरी रात करीब 18 घंटों तक पूछताछ की। 18 घंटों की पूछताछ के बाद एनसीबी ने हर्ष को भी गिरफ्तार कर लिया। एनसीबी की पूछताछ में भारती और हर्ष ने ड्रग्स सेवन की बात कबूल की है और इन दोनों का ये कबूलनामा उनके फैंस और दोस्तों के लिए एक बड़ा झटका है। निष्ठा के साथ स्वाति और वर्षा, इंडिया न्यूज। बढ़ते हैं आगे। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने ड्रग्स मामले में कहा कि ड्रग्स से जुड़े मामलों में फिल्मी कलाकारों को जेल भेजा जाना ठीक कदम नहीं है। उन्होंने कहा कि ये लोग ड्रग्स के आदी हैं और इन्हें जेल नहीं बल्कि सुधार के भेजा जाना चाहिए ताकि इनकी लत को छुड़ाया जा सके। एनसीबी फिल्म के लोगों को गिरफ्तार कर रही है। ये कह रही है कि वो नशे के आदी हैं, वो नशा करते हैं। हमें लगता है जो नशे का आदी होता है वो एक प्रकार का बीमार है। उसे नशा मुक्ति कैसे कराई जाए, नशे से कैसे दूर रखा जाए, इस दिशा में काम करने की जरूरत है। गिरफ्तारी करके सिर्फ पब्लिसिटी लेना ये उचित नहीं। एनसीबी का काम है कि ये ड्रग आता कहाँ से है, बेचने वाले कौन लोग हैं, पैदा कैसे होता है, बड़ी खेप कहाँ से आ रही है। ऐसी एक भी कार्रवाई एनसीबी की तरफ से नहीं होती तो इसका क्या सोचा जाए कि बेचने वालों को खुली छूट दी गई है, माल लाने वालों को खुली छूट दी गई है और सिर्फ पब्लिसिटी करके लोगों के आंखों में धूल झोंका जा रहा है। हमें लगता है एनसीबी की जिम्मेदारी है कि नशेड़ियों को पकड़ने के बजाय नशे के व्यापार करने वालों को पकड़े तो बेहतर होगा। इधर लव जिहाद के ताजा मामले में इजाफे के बाद बीजेपी शासित राज्यों ने कानून बनाकर लव जिहाद पर शिकंजा कसने की कवायद शुरू कर दी है। सरकारों का यह कदम कितना कारगर होगा इसके लिए तो अभी इंतजार करना होगा, लेकिन एक बात तो साफ है कि इस मुद्दे पर अब सियासी रंग जरूर चढ़ने लगा है। लव जिहाद और धर्मांतरण के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए एक तरफ कई राज्य नए कानून ला रहे हैं, वहीं आरएसएस भी अब लव जिहाद और धर्मांतरण के मामलों को लेकर गंभीर हो गया है। प्रयागराज में रविवार को मोहन भागवत की अध्यक्षता में आरएसएस की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। बैठक में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, सरकार्यवाह सुरेश भैयाजी जोशी,
सह सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले, डॉक्टर कृष्ण गोपाल और राष्ट्रीय प्रचार प्रमुख सुरेश चंद्र शामिल रहे। वहीं लव जिहाद के मामले पर पूरे देश में राजनीति काफी तेज हो गई है। एक तरफ बीजेपी शासित 8 राज्यों में लव जिहाद के मामलों को रोकने के लिए कानून बनाने की तैयारी चल रही है, तो वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल बीजेपी की इस नीयत पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। भाजपा के नेताओं से मैं पूछना चाहूंगा कि जो भाजपा के नेता है उसके परिवार के लोगों ने अन्य धर्म के लोगों के साथ जो विवाह किए हैं वो लव जिहाद के दायरे में आता है कि नहीं आता है? वहीं एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी शासित राज्यों के लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने के फैसले पर हमला करते हुए कहा कि जो लोग लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाना चाहते हैं उन्हें एक बार संविधान पढ़ लेना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 और 21 का ग्रॉस वायलेशन होगा। इनको संविधान पढ़ना चाहिए। आप इतना ज्यादा हेट्रेड में आगे बढ़ जाते हैं, जरा संविधान पढ़ लीजिए। आर्टिकल 21 क्या है पढ़ लीजिए। स्पेशल मैरिज एक्ट को खत्म कर देंगे आप, उसको खत्म कर दीजिए। फिर आप ये बातें करना, इस तरह से सिर्फ हेट्रेड पैदा करना, ये नहीं चलेगा। इन सब सियासी सरगर्मी के बीच में नेटफ्लिक्स पर रिलीज एक वेब सीरीज पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। दरअसल इस वेब सीरीज पर लव जिहाद को बढ़ावा देने का आरोप लग रहा है। साथ ही इस वेब सीरीज के एक सीन पर हिंदू धर्म की भावना को आहत करने के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। इस पूरे मामले पर एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जांच के आदेश दे दिए हैं। एक सूटेबल बॉय कार्यक्रम जारी किया गया है जो आपत्तिजनक मानता हूं मैं। एक मंदिर के अंदर एक मुस्लिम व्यक्ति चुम्बन के दृश्यों को फिल्मा रहा है और पीछे भजन जैसा चल रहा है। लगातार 2-3 बार इस तरह का किया है, जो मुझे प्रतीत होता है कि भावनाओं को आहत करता है। मैंने अधिकारियों को निर्देश किया है कि वो इसका परीक्षण करें। लव जिहाद के मामलों को रोकने के लिए आरएसएस बीजेपी की कोशिशें तेज हो गई हैं, लेकिन एक बात तय है, इस मुद्दे को लेकर सरकार और विपक्ष में तनातनी जारी रहेगी। इंडिया न्यूज के लिए मोहम्मद इजहार की रिपोर्ट। बढ़ते आगे, जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर एक सुरंग मिली है। जानकारी के मुताबिक इस सुरंग की लंबाई करीब 150 मीटर है। सुरंग के जरिए नगरोटा आतंकियों के आने का शक है। रेत के बैग और लकड़ियों से इस सुरंग को छिपाया गया। आपको दिखाते हैं इंडिया न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कश्मीर पुलिस ने मिलके उस टेरर टनल को ढूंढ लिया है जो सांबा में आतंकियों को घुसपैठ के लिए मदद दे रही थी। जी हां, आपको बता दूं कि हम इस समय पहुंचे हैं सांबा के उसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा में, और ये रिगाल गांव में बीएसएफ की पोस्ट का फॉरवर्ड इलाका है, और ये वही पाकिस्तान की टेरर टनल है जिसे पाकिस्तानी रेंजर्स, पाकिस्तानी सेना की इंजीनियरिंग विंग ने मिलकर जैश ए मोहम्मद की आतंकियों की घुसपैठ के लिए बनाया था। पहले मैं बाहर से आपको बताऊं, आप देखिए ये सैंडबैग है जो कराची पाकिस्तान की एक सीमेंट कंपनी का है, और इसी सैंडबैग की मदद से इस टनल को बाहर से बंद किया गया था, और इसके अंदर भी इसी तरह के चीजों का इस्तेमाल हुआ है। आप ये देखें, एंग्रो एक कंपनी है जो पाकिस्तान की फर्टिलाइजर बनाती है, और ये भी पाकिस्तान के हैं। ये वो सबूत हैं जो बताते हैं कि पाकिस्तान किस तरह से इसमें लगा था। मैं कैमरामैन से कहूंगा वो बताएं आपको। ये रस्सी है जिस रस्सी के सहारे इस टनल से अंदर से यहां तक पहुंचते हैं। पहले मैं अंदर का इलाका आपको बता रहा हूं। ये टनल का मुखाना आप देखेंगे तो लगभग 2 फीट का मुखाना है, क्योंकि आतंकी जो है वो जो उनकी बॉडी जो है एथलेटिक तरह के होते हैं, इसलिए इतनी जगह उनके लिए काफी है। मगर अंदर लगभग 3 फीट के डायमीटर का जो इस सुरंग को बनाया गया है। मैं यहां से अंदर भी जाने की कोशिश करूंगा और आपको बताता हूं कि किस तरीके से आतंकी आखिरकार इस टनल के अंदर गए होंगे। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो इस तरफ से जो है वो कहीं ना कहीं शूट करें। यहां आप देखें, यहां अगर नीचे जाना है आपको तो आप आराम से इस टनल के बीच जा सकते हैं, और अंदर क्योंकि ये 150 मीटर तक लंबी टनल है, और मैं आपको बताऊं अंदर एक इतनी जगह है कि आराम से आप बैठ सकते हैं, क्रॉलिंग कर सकते हैं और हथियारों को लेकर अंदर आ सकते हैं। जब आप ऊपर तक निकले उसके बाद आप यहां से इस टनल से ऊपर आने के लिए आपको सिर्फ यहां देखें तो सपोर्ट चाहिए, और इसी लकड़ी और इस रस्सी की सपोर्ट से फिर आप ऊपर आए,
ऊपर आकर यहां से आपको बाहर आना है। और इस तरफ मैं कैमरामैन से कहूंगा, ये 150 मीटर दूर, सिर्फ ठीक दूसरी तरफ आप तारबंदी पे जो लाइटें देख रहे हैं, ये पाकिस्तान और भारत के बीच का बॉर्डर है जो सांबा सेक्टर में है, और यहीं से तक इसको बनाया गया था। इसके ठीक पार पाकिस्तान की चकबूरा पोस्ट है। चकबूरा पोस्ट वही पोस्ट है जिस चकबूरा पोस्ट पे आतंकी जैश ए मोहम्मद के वो मौजूद थे, और शकरगढ़ में ये पड़ती है जहां पर रऊफ लाला, जी हां, मसूद अजहर का भाई जो वहां पे था, और वो यहां पर इस जम्मू कश्मीर को ठीक डीडीसी चुनावों से पहले दहलाने की साजिश रच रहा था। और इसी साजिश को जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने मिलकर नाकाम कर दिया, जब बन टोल प्लाजा पर यहां से घुसपैठ करके आतंकियों को बन टोल प्लाजा पर मार गिराया गया और चारों आतंकी ढेर कर दिए गए। सेक्टर इंटरनेशनल बॉर्डर पर है, और ये वही रीगल पोस्ट का इलाका है जहां पर एक सस्पेक्टेड टनल जो है वो मिली है। आपको बता दूं कि ये इलाका जो है बिल्कुल सीमा से सटा हुआ है, और बीएसएफ की पोस्ट है। उसी के पास जो बीएसएफ के जवान जब एक सर्च ऑपरेशन, क्योंकि पिछले कई दिनों से यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, उन्होंने यहाँ पर इस सस्पेक्टेड टनल को देखा, जिसकी जानकारी सीनियर ऑफिशियल्स को मिली। इधर बीएसएफ जम्मू कश्मीर पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में सुरंग का पता चला है। सुनिए जम्मू कश्मीर के डीजीपी और बीएसएफ आईजी ने पाकिस्तान की इस हरकत पर कहा क्या है। 12 की रात को क्रॉसिंग होने के बाद जब 19 को वहां एनकाउंटर बन टोल प्लाजा नगरोटा पे हुआ, जो मारे गए दहशतगर्द हैं उनसे जो टेक्निकल गैजेटरी और बाकी एविडेंस जम्मू पुलिस लेड बाय आईजी जम्मू जो इन्होंने जुटाया, और इंटेलिजेंसीज जो हमारे साथ इस तफ्तीश के अंदर शामिल थी, सब ने मिलकर के ये पता लगाया कि इनकी क्रॉसिंग किस जगह से हुई है। तो उस सारे एविडेंस के मुताबिक क्रॉसिंग का पॉइंट इस एरिया में बन रहा था। ये पॉइंट बीएसएफ के साथ पूरा जनरल एरिया शेयर किया गया, जिसके मुताबिक बीएसएफ ने हर एरिया को बारीकी से तलाश किया, और तलाश करने के बाद ये टनल जो है सामने आई। ये लगभग वैसी ही टनल है जो पाकिस्तान ने कुछ अरसा पहले बनाई थी जैश ए मोहम्मद के दहशतगर्दों के लिए, जो बैनगलाड में पाई गई थी। लगभग उसी तरह की टनल है, जमीन से 15 फुट के फासले पे नीचे है, ये 15 से भी ज़्यादा ही होगा। और इसका जो माउथ आपको दिखता है वो बेशक कम है, मगर जो अंदर जाते हैं तो इसका फासला, इसका दायरा काफ़ी बड़ा खुल जाता है, जिसमें आराम से आदमी जो है वो चल के आ सकता है। का इनकाउंटर हुआ था, तभी से हम लोग इसके ऊपर लगातार लगे हुए थे इस चीज़ का पता लगाने के लिए कि कहां से ये क्रॉसिंग हो सकती है। हमने अपना पूरा सिस्टम चेक किया था, उसमें हमको कहीं पर भी कोई इस प्रकार का इंडिकेशन नहीं मिल रहा था। तो उसके बाद में फिर कुछ इनपुट्स जो हैं वो हमको मिले हैं जे.एंड.के पुलिस की तरफ से और इंटेलिजेंसीज की तरफ से, और हमारी खुद की जो इंट ब्रांच है बीएसएफ की, तो उनके ऊपर काम करते हुए फिर हम जीरो ऑन हुए कि ये पर्टिकुलर जगह है जहाँ से हो सकता है कोई टनल का अंदेशा होगा। फिर इसके ऊपर दोबारा हमने ज़्यादा मेहनत करके इसके ऊपर बिल्ड किया, और ये पता लगाने की कोशिश की कि पाकिस्तान की तरफ से कहाँ से टनल जो है ये खुद सकती है। तो जो बाउंड्री पिलर नंबर 179 है उसके पास से हमको कुछ ऐसे पुख्ता सबूत मिले, और उसी के साथ में जो इंटेलिजेंसीज की तरफ से खबर मिली थी वो कोइंसाइड करी, और फिर इस पर्टिकुलर स्पॉट को हमने करके और इसको सर्च किया। वहीं बिहार में गया के पास बाराचट्टी में सुरक्षा बलों ने एक नक्सली को मार गिराया। दोनों तरफ से चली गोलीबारी में 2 ग्रामीणों को मौत भी हुई। आदमी कोबरा वाला खड़ा था, 2 था से होने से आया, धड़ मारना स्टार्ट कर दिया। तो फिर कोबरा वाला था से जाके वैसे मैं घूम के फिर पीछे गया, पीछे वो भीड़ में घुसा, तब इसका आलोक के मारा। कौन गोली कौन चला रहा था? नक्सली चला रहा था। कितने लोग संख्या में थे? 15 की संख्या। इधर शिमला में चीन के खिलाफ तिब्बती युवा कांग्रेस ने 1200 किलोमीटर की बाइक रैली निकाली। इस रैली का मकसद चीन की भारत विरोधी मानसिकता के साथ तिब्बती लोगों को प्रताड़ित करने और दुनिया भर में कोरोना महामारी फैलाने के विरोध में संदेश देने का था। शिमला में तिब्बत युवा कांग्रेस ने चीन के खिलाफ इंडो तिब्बत बॉर्डर बाइक रैली निकाली।
5 दिन की इस बाइक रैली की शुरुआत 18 नवंबर को धर्मशाला के मैक्लोडगंज से हुई। ये बाइक रैली किन्नौर के तिब्बत बॉर्डर के निसक से होते हुए आज शिमला पहुंची, जहां पंथा घाटी तिब्बतियन मोनेस्ट्री में इनका स्वागत किया गया। रैली में 50 बाइक्स और 10 गाड़ियां शामिल की गई थीं। बाइक रैली में हिमाचल, देहरादून और दिल्ली के तिब्बती युवा भी शामिल हुए। अभी जो बाइक रैली का 3 खास मुद्दा जो है, पहले जो है चीनी का सामान को बहिष्कार करने का। तिब्बती युवा संगठन ने बहुत साल पहले ये आंदोलन जारी किया था। अब इसको हम ये सारे देश विदेश से हमको सहयोग चाहिए, पहले बात। और दूसरी बात जो है हमारी सीमा में, जब अभी सीमा में चीन ने लगातार घुसपैठ कर रहे हैं, इसके खिलाफ हम लगातार आवाज उठा दे रहे हैं। अब हम भारत सरकार और भारत वासियों को क्या मांगे कि अगर तिब्बत के आजाद को आप लोग सहयोग दें, तो अगर तिब्बत एक आजाद देश हो जाए तो अभी जो सीमा में हम दिक्कत पड़ रहे हैं वो भी नाकाम हो जाएगा, वो भी ऐसे नहीं होगा। क्योंकि हम इतिहास गवाह है, जब एक तिब्बत आजाद था ऐसे कुछ भी नहीं था, फिर हम बोलते हैं कि तिब्बत का आजादी भारत की सुरक्षा। धर्मशाला के मैक्लोडगंज से शुरू हुई बाइक रैली हमीरपुर, बिलासपुर, रामपुर, किन्नौर और शिमला होते हुए चीन बॉर्डर तक भी गई। रैली का मुख्य उद्देश्य चीन के उत्पादों का बहिष्कार करना, भारतीय जमीन पर चीन की घुसपैठ का मुकाबला करना, तिब्बत के राजनीतिज्ञ कैदियों को बिना शर्त रिहा करना और चीन के सभी झूठों और अत्याचारों पर चीन को बेनकाब करना था। चले बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार चुनाव के साथ तमाम राज्यों के उपचुनाव में कड़ी शिकस्त के बाद अब कांग्रेस में जो अंतरकलह है अब खुलकर सामने आ गई। कबल सिबल के बाद अब पार्टी के एक और वरिष्ठ नेता गुलाब नबी आजाद ने आलाकमान पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि पिछले 72 सालों में कांग्रेस सबसे निचले पायदान पर पहुंच गई और पार्टी की यही हालत हो चुकी है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में पार्टी विपक्ष के नेता का पद तक हासिल नहीं कर पाई है। गुलाब नबी आजाद ने आलाकमान से कार्यकर्ताओं को एक प्रोग्राम देने और पदों के लिए चुनाव कराने की मांग की। दफा जब सरपंच के रहा, जिनके कोई व्यवस्था नहीं थी टॉयलेट करने के लिए, तो खेत में जाना पड़ता था और खेत में के अलार्म रख के सुबह 5 बजे, ताकि वहां सभी खेत में गांव में जाते हैं तो हमें कोई न देख ले। ये जब तक आप नहीं करोगे, 5 स्टार से इलेक्शन नहीं लड़े जाते हैं। आज हमारी प्रॉब्लम लीडरों की क्या है, लीडरों के है टिकट ले दिया तो जाके 5 स्टार में पहले बुक हो गया, फिर 5 स्टारों में भी कौन सा अच्छा है उसमें चले जाए कि 5 स्टार डिलक्स होगा तो उसमें जाएंगे, फिर एयर कंडीशन गाड़ी के बगैर नहीं जाएंगे, फिर जहां कच्ची सड़क है वहां नहीं जाएंगे। इधर कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में जानना जरूरी है कि कौन राहुल सोनिया के साथ है और कौन दोनों के खिलाफ। कौन कौन से वो नेता है, जरा ये हम आपको बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो अधीर रंजन चौधरी हैं, लोकसभा के नेता जो हैं कांग्रेस के, वो साथ नजर आते हैं। खिलाफ कपिल सिब्बल की और कई बातें भी कही गई थी। प्रदीप सुरजेवाला साथ खड़े हैं कांग्रेस के, लेकिन गुलाब नबी आजाद ने सवाल खड़े किए हैं कामकाज के तरीकों पर। तारिक अनवर की बात करते हैं, वो साथ में नजर आते हैं। आनंद शर्मा अब फिलहाल कुछ बातों को लेकर खिलाफ हैं। जितेंद्र सिंह साथ नजर आते हैं। मनीष तिवारी हैं, उन्होंने भी कुछ बातों को लेकर सवाल यहां पर उठा दिए थे। इसके बाद अगर अजमा खान की बात करें तो वो सोनिया गांधी के साथ खड़े दिखाई देते, जबकि विवेक तनखा है, उन्होंने काम करने के तरीकों पर सवाल खड़े किए। देखिए, उनका कहना किसी हद तक सही है, लेकिन वो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, हम भी उसके लिए जिम्मेदार हैं। जो कांग्रेस के अंदर जो भी, जिनको भी कांग्रेस लीडरशिप की तरफ से जिम्मेदारी दी गई, अगर हम लोग सब अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते तो शायद कांग्रेस की ये नौबत नहीं आती। तो मैं समझता हूं कि जो कुछ हुआ उसको ध्यान में रखते हुए आगे कैसे उसमें सुधार हो सकता है उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। और बार बार मीडिया में जाकर इस तरह की बातें करने से रैंक एंड फाइल में कार्यकर्ताओं में एक गलतफहमी पैदा होती है। इसको अवॉइड किया जाना चाहिए। से तक कांग्रेस सत्ता में रही है, ये सवाल कभी नहीं उठे। ये आज जब कांग्रेस कमजोर होती जा रही है तो बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। निश्चित तौर से हमें चिंतन करना पड़ेगा, नीचे संगठन मजबूत है कि नहीं है,